डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ का चैप्टर जो कि क्लास 12 का सिलेबस का पार्ट है। तो पहला रेशियो जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो किसी भी बिजनेस के एबिलिटी को बताता है कि क्या वो अपने लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकता है, क्या उसके पास सफिशिएंट एसेट्स है, क्या उसके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस है। तो लिक्विडिटी रेशियो में दो तरह के रेशियोज़ होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब जो है हम लोग करंट रेशियो की बात करने वाले हैं। अगर करंट रेशियो की बात करें तो फॉर्मूला सबको ऑलमोस्ट पता होगा अगर थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़। तो बेसिकली ये रेशियो क्या बता रहा है कि आपका कितना करंट एसेट्स पड़ा हुआ है आपके करंट लायबिलिटी के। मान लो कि आपका रिसीवेबल्स जो है 200 रुपये है और मान लो कि आपका जो पेबल्स है यानी कि क्रेडिटर्स जो है वो 100 रुपये है, तो 200/100 हो गया आपका 2:1। तो ये हो गया करंट रेशियो। करंट रेशियो को कई बार हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कोई एक फिगर दिया हुआ होगा, कोई एक फिगर नहीं दिया हुआ होगा, तो आपको फार्मूला के बेसिस पे जैसे करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट रेशियो हो सकता है इसमें से कुछ भी दो फिगर्स दे देगा, एक आपको निकालना होगा। या फिर मान लो कि वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दे दिया, करंट लायबिलिटी का अमाउंट दे दिया, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपको अकॉर्डिंगली निकालना होगा। तो कोई भी दो फिगर्स आपको मिलेंगे आपके क्वेश्चन में और तीसरा जो है आपको फाइंड करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चंस में इवन ये पूछा जाएगा कि मान लो कि जैसे डेटर्स कलेक्शन हो गया या मान लो क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, तो करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा कि ऊपर का फिगर चेंज हो रहा है कि नीचे का फिगर चेंज हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर देखना कि करंट रेशियो में क्या हो रहा है। जैसे कि मान लो कि बोला कि क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, लायबिलिटी घटेगा। ठीक है, मान लो कि मैंने क्रेडिट सेल्स कर दिया यानी कि मेरा डेटर बढ़ेगा। क्रेडिट सेल्स करेंगे तो क्या होता है, डेटर्स आता है, डेटर्स आया मतलब कि करंट एसेट बढ़ा, तो करंट एसेट बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ेगा कि रेशियो में क्या इंपैक्ट आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि करंट एसेट्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है और करंट लायबिलिटीज़ पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। अब जो है कभी भी करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए। क्लास 11 में सबने पढ़ रखा है कि करंट एसेट्स क्या होता है, जिसका भी कैश जो है हमें रियलाइज होने वाला है विद इन 1 ईयर। ठीक है, करंट लायबिलिटीज क्या हो गया, जिसका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज चाहिए, तो बाइफिकेशन बहुत प्रॉपरली करना होता है। कई बार नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिए होंगे, कई बार नॉन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिए होंगे, कई बार रिजर्व एंड सरप्लस या शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या कॉल्स इन एरियर, कुछ भी वर्ड्स यूज़ करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। जैसे नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, जो भी हम बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं 1 साल से ऊपर के लिए होता है। जैसे कि आपका हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या से प्लांट एंड मशीनरी हो गया, या से आपने कंप्यूटर रखा है। फिर आता है इनटैंजिबल एसेट्स, कई बार ट्रेड मार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारे वर्ड्स लिख के आएंगे जो कि इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो। ठीक है, करंट एसेट्स में और भी काफ़ी तरह की चीज़ें आते हैं जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। करंट एसेट्स में आ गया ट्रेड रिसीवेबल, जिसको आप डेटर्स भी बोलते हो। इवन बिल्स रिसीवेबल भी जो क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है। मान लो कि किसी से आपका क्रेडिट सेल्स हुआ, ठीक है, मान लो कि किसी को क्रेडिट सेल्स आपने किया, उस पार्टी ने आपको बिल दे दिया, ठीक है, तो ये बिल्स रिसीवेबल। मान लो कि आपने किसी से परचेज किया तो आपने उसको बिल्स दे दिया, तो इस केस में वो आपका बिल्स पेबल है। ठीक है, जब भी आपको पैसे देने हैं वो आपके लिए लायबिलिटी है, जब भी आपको पैसे मिलने हैं वो आपके लिए एसेट है। ठीक है, फिर आता है एडवांस रिसीव। मान लो कि कोई सेल्स है जो कि आपको नेक्स्ट ईयर में करनी है, ठीक है, लेकिन उसका पैसा आपको अभी से मिल गया, तो वो एडवांस रिसीव्ड है। जब भी आपके पास किसी ने पैसे एडवांस में दे दिए तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। जब भी आपने किसी और को एडवांस दे दिया, ठीक है, आपने किसी और को एडवांस दे दिया, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, जैसे डिपार्टमेंट को आपने एडवांस टैक्स भर दिया, या मान लो कि किसी दूसरे इंसान को आपने एडवांस डिपॉजिट दे दिया, तो इस केस में जो है आपके लिए वो करंट एसेट्स होगा। ठीक है, फिर आता है एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, ऐसे खर्चे जिसका पेमेंट अभी आपको करना है, इसका पैसा अभी तक आपने नहीं चुकाया है। फिर कई बार प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख के आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे हो गए जिसका जो पैसा है आपने पहले ही भर दिया। मान लो कि कोई इंश्योरेंस है, मैंने 2 साल का जो है उसका पेमेंट इसी साल में कर दिया, 1 साल का इस साल रिकॉर्ड होगा, 1 साल का अगले साल। तो मतलब कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में 2 साल का अगर आपने पे किया तो 1 साल प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है आपका एसेट होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको पहले बाइफिकेट कर लेना है कि करंट लायबिलिटी के करंट एसेट्स है। कई बार क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट लिख के आएगा, तो ओवरड्राफ्ट में भी आपको ध्यान रखना है कि ओवरड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटी होता है। ये बैंक का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपको दिया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपका लिख के आ जाएगा मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि मान लो कि जैसे डिवेंचर्स या लोन्स है, उसका पेमेंट मुझे विद इन 1 ईयर करना है, तो इस केस में वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा। कई बार क्वेश्चंस में लूज टूल लिख के आएगा, तो लूज टूल को आपको जो है इन्वेंट्री नहीं मानना है और उसको करंट एसेट्स में नहीं लेना है। ठीक है,
लूज टूल्स हो गया। उसके बाद आता है जैसे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, ठीक है। तो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई टीवी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो टीवी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बहुत सारे पार्ट्स चाहिए, ठीक है, तो वो हो गया रॉ मटेरियल। फिर वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया? मान लो कि मैंने टीवी को रेडी कर दिया लेकिन वो कंप्लीटली रेडी नहीं है, सेम मैंने मॉनिटर अभी जो मतलब जो उसके ऊपर स्क्रीन लगता है वो अभी नहीं लगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। और जैसे टीवी बन के रेडी हो गया, वो हो गया आपका फिनिश गुड्स। तो 3 तरह के जो है स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। जो है हम लोग आइटम्स के ऊपर डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहला आइटम जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गया? ऐसा खर्चा जो मैंने एडवांस में कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम था, मैंने 2 साल का भर दिया इसी साल में, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से तो आपको जैसे खर्चा हुआ या जैसे ही इनकम हुआ आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो है ये खर्चे को आपने रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इस साल में तो आप पीएनएल में इसको दिखा नहीं सकते हो, अगर अगले साल का खर्चा है तो आप अगले साल में ही दिखाओगे, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए करंट एसेट्स है। फिर जो है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड या आउटस्टैंडिंग वर्ड लिख के आ सकता है एग्जाम में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही चीज होते हैं, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया? ऐसा खर्चा जिसका पैसा अभी तक मैंने भरा नहीं है। से मान लो कि मैंने कोई काम कराया, रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराया अपने बिजनेस में, ठीक है, और उसका पैसा अभी तक मैंने भरा नहीं है, ठीक है। उसको बोला भाई काम कर चले जाए, वो चला गया, अब उसका पैसा मुझे भरना है, तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि आपको पैसा देना है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या हो गया था? आपने खर्चा एडवांस में कर दिया, तो काइंड ऑफ वो एडवांस डिपॉजिट है कि किसी को आपने पहले से ही पैसे एडवांस में दे दिए, तो वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। और जो आइटम है वो है एडवांस रिसीव्ड, एडवांस पेमेंट। मैं दोनों को साथ में ले रहा हूँ बिकॉज इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो वो एडवांस रिसीव्ड जो है, एडवांस रिसीव्ड क्या हो गया? मैंने पहले भी बात किया था कि ऐसा सेल्स जो मुझे से नेक्स्ट ईयर में होना है लेकिन उसका पैसा मुझे पहले से मिल गया, ठीक है। पैसा मुझे एज एडवांस मिल गया तो वो मेरे लिए जो है लायबिलिटी है। और मान लो कि मैंने किसी और को एडवांस दे दिया तो वो मेरे लिए एसेट है, ठीक है। मैंने किसी और को एडवांस दिया तो वो मेरे लिए एसेट है, किसी ने मुझे एडवांस दिया तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। फिर जो है रॉ मटेरियल्स, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है और फिनिश गुड्स हो सकता है, लेकिन लूज टूल्स आपको नहीं लेना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। किसी को भी पता है कि अगर आप सेल्स करते हो क्रेडिट पे तो वहाँ पे आपका डेटर्स आता है, कभी भी आप परचेज करोगे क्रेडिट पे तो वहाँ पे क्रेडिटर्स आता है। सिमिलर टर्म्स इवन एक और यूज होता है जो कि है बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स क्या हो गया कि मैंने किसी को पेपर में लिख के दे दिया, फॉर सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि बिल में मैंने लिख के दे दिया कि मैं तुझे पैसे दूंगा, या मान लो कि किसी और ने मुझे लिख के दे दिया पेपर की मैं तुम्हें पैसे दूंगा, यानी कि मुझे पैसे दोगे, ठीक है। एक जगह मिलने का है, एक जगह देने का है। जहाँ पे देने का है वहाँ पे बिल्स पेबल है, जहाँ मिलने का है वहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। तो अगर रिसीवेबल कुछ भी है तो वो मेरे लिए एसेट है, और देना अगर मुझे कुछ भी है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो बिल्स पेबल हो, चाहे ट्रेड पेबल हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, ये सब चीजें देने वाली हैं, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है। और जो कुछ भी मिलने का है, जैसे कि डेटर्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, या बिल्स रिसीवेबल्स हो गया, या और भी कोई टर्म अगर कुछ भी यूज करें जहाँ पैसे मिल रहे हैं, तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स है। फिर आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हो गया कि आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसा इनकम जो अभी हमें मिला नहीं है और मिलेगा बाद में, तो वो हो गया एक्रूड इनकम। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट हो गया बैंक का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब जो है हम लोग लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड रेशियो का बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बुलाते हैं। क्विक रेशियो और करंट रेशियो का बेसिक डिफरेंस का अगर बात करें ना, तो ऊपर में क्विक एसेट्स लेना, नीचे में करंट लायबिलिटीज लेना, ठीक है। वहां पे करंट एसेट्स था, यहाँ पे जो है क्विक एसेट्स है। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्विक एसेट हम लोग निकाल क्यों रहे हैं? क्विक एसेट कुछ नहीं बट लिक्विड एसेट्स है, ठीक है। यानी कि हम लोग इनलिक्विड चीजों को हटा रहे हैं। स्टॉक बिकेगा कि नहीं बिकेगा हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें से स्टॉक हटा दे रहे हैं। और दूसरा जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दे रहे हैं। मान लो कि जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 2 साल का भर दिया, तो जनरली ना जो नेक्स्ट ईयर का मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का प्रीमियम भरा है वो मुझे रिफंड नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जो है हटा देते हैं, तो इससे हम लोगों को लिक्विड एसेट्स मिल जाता है। और क्विक रेशियो का, आइडल रेशियो का बात करें तो वो 1:1 होता है। हालांकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस जो है वेरी करता है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से 1:1 मान के चलना है। और करंट रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। अब जो है हम लोग एक करंट रेशियो का सम करने वाले हैं, तो स्लाइड पे एक क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहला आइटम जो है लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग सबको पता है नॉन करंट एसेट्स होता है, क्योंकि जनरली हम लोग इसको 1 साल से ऊपर यूज करने के लिए लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो आइटम है वो है गुडविल। गुडविल हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिसको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, और ये नॉन करंट नेचर के होते हैं, तो इसको भी करंट रेशियो में कोई काम नहीं है, इसको नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स मान के रखो। फिर आता है ट्रेड डेटर्स लेस प्रोविजन, जो कि 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000 लिखा है। तो यहाँ पे बहुत बार गलती आप क्या करोगे कि 2 लाख का अमाउंट ले लोगे करंट एसेट्स में, बट आपको 1,80,000 का अमाउंट लेना है। और
डेटर्स हम लोग पहले भी पढ़ के आए पीछे कि वो आपका करंट एसेट्स होता है। फिर आता है पेटेंट्स, पेटेंट्स गुडविल की तरह ही इंटेंजिबल एसेट है, तो इसका भी करंट रेशियो में कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल हो या ट्रेड रिसीवेबल हो या डेटर्स हो, ये सारी चीज़ें करंट एसेट्स होती हैं, ये हम पहले भी बात करके आए। फिर आता है एक्रूड एक्सपेंसेस, तो एक्रूड एक्सपेंसेस जो है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या एक्सपेंसेस पेबल हो, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब खर्चा हमने कर दिया बट उसका पैसा हमने नहीं भरा, तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। फिर आता है एडवांस रिसीप्ट, किसी ने हमें एडवांस दिया तो हमारे लिए लायबिलिटी है, हमने किसी को एडवांस दिया तो वो हमारे लिए एसेट है, हम पहले भी बात करके आ चुके हैं। फिर आता है आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस, कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एक वर्ड ऐड कर दिया इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस का खर्चा आउटस्टैंडिंग है, यानी कि उसका पैसा भी हमें भरना है, तो करंट लायबिलिटी हो गया। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वर्ड ही शॉर्ट टर्म यूज कर लिया, और बोरिंग क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। बोरिंग ऐसी चीज हो गई जिसका पैसा हमें भरना है, चाहे वो मैं बैंक से लूँ या किसी पर्सन से लूँ, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी हो गया। फिर आता है तुम्हारा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट वर्ड यूज हो, यानी कि आपका करंट एसेट्स में जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश बैलेंस की बात हो रही है, मतलब कि ये भी करंट एसेट्स है। फिर आता है एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये करंट लायबिलिटी हो गया। एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो अभी आपको मिला नहीं है, ठीक है, मिलना है। कोई इंटरेस्ट, जैसे मान लो कि फिक्स डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है आई होप कि पता है आप लोगों को, ठीक है, एफडी आरडी घर में किसी ने कर रखी होगी, तो इसका इनकम से मुझे मिलना है, मिला नहीं है, तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म वर्ड यूज हो गया, मतलब कि 1 साल से ऊपर का है, तो ये नॉन करंट होगा। फिर आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये करंट लायबिलिटी का नेचर का है। जनरली जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अमाउंट है वो हम लोग जो है पे कर देते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टाइम बोरिंग नेचर की तरह होता है जो बैंक आपको देता है, ठीक है, ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी। फिर आता है इन्वेंट्री लिखा हुआ, तो इन्वेंट्री जो है आपका करंट एसेट्स है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको पता है ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, जो शेड्यूल 3 के नए फॉर्मेट में है, तो ये हो गया करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का टोटल कितना हो गया? करंट एसेट्स का टोटल इस केस में जो है 12 लाख है। भाई कैलकुलेटर में मान लो, सॉरी कैलकुलेटर तो आप लोगों को अलाउड ही नहीं, तो भाई पेंसिल से या पेन से जो भी है जोड़ लो और देख लो, करंट एसेट्स का अमाउंट जो है 12 लाख आएगा और करंट लायबिलिटीज का जो अमाउंट है वो 6 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया? 12 लाख बाई 6 लाख, जो कि होता है 2:1। अरे वाह, आइडियल रेशियो आ गया ये तो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आएंगे, पॉइंट में आएगा, तो कैलकुलेट